हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आपका घोस्ट फियर फर्स्ट 22 से आज आपके लिए लेके आया हूँ 3 नई हॉरर कहानियाँ हॉन्टेड मोबाइल्स के ऊपर। दोस्तों, हम लोग दिन भर अपने मोबाइल से चिपके रहते हैं, लेकिन क्या ये कहानियाँ सुनने के बाद भी आप अपने मोबाइल को छूना चाहेंगे? ये जानने के लिए चलिए सुनते हैं आज की कहानियाँ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, याद दिला दूं कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हर फ्राइडे आपके लिए लेके आऊँगा एक नई हॉरर कहानी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली कहानी की ओर। ये कहानी हमसे अमित जी ने शेयर की है। ये घटना उनके साथ 2008 में हुई थी। तो चलिए सुनते हैं अमित जी की आप बीती उन्हीं के नज़रिए से। मैं सालों से एक ही फ़ोन यूज़ कर रहा था और वह अब पुराना हो चला था। इसलिए जब मेरा मोबाइल कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होने वाला था तो मैं एक नया फ़ोन लेने के अवसर पर उत्सुकता से कूद पड़ा। दुकान के विक्रेता ने मुझे आश्वासन दिया कि नया मॉडल टॉप ऑफ द लाइन था और इसमें सभी लेटेस्ट अपडेट्स थे। मुझे उन अपडेट्स के बारे में बहुत कम पता था, पर उन अपडेट्स में कुछ बहुत ही अधिक भयानक था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरा नया फ़ोन मुझे एक सपने जैसा लग रहा था। वह बहुत ही तेज़ था, उसमें एक बेहतर कैमरा था और उसकी डिज़ाइन बहुत ही सुंदर थी। लेकिन जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, मैंने देखा कि अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं। जब मैं फ़ोन का उपयोग नहीं कर रहा होता तब भी मेरा फ़ोन अपने आप स्विच ऑन और ऑफ हो जाता था। बैटरी बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाती थी, तब भी जब मैं उसका उपयोग एकदम नहीं कर रहा होता था। और जब तक मुझे अननोन नंबरों से अजीब मैसेजेस आ रहे थे। मैसेजेस अजीबोगरीब रूप में लिखे रहते थे जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा था। मुझे लगा कि ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है और ऐसा सोचकर मैंने इसे इग्नोर कर दिया, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एक रात जब मैं सो रहा था तो मैं मोबाइल से आती आवाज़ से जाग गया। मैंने देखा कि मेरा फ़ोन अंधेरे में चमक रहा था और जब मैंने उसे उठाया और देखा कि मेरे मोबाइल में एक नया ऐप अपने आप डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो गया था, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वह एक ब्लैक सर्कल में लाल सुर्ख इंक में हॉर्न का सिंबल था और ऐप का नाम था द हॉन्टिंग। उस ऐप को देखकर तो मेरा होश ही उड़ गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हुआ। मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे थे। मेरा एक मन इसे हटाना चाहता था और इसके बारे में भूल जाना चाहता था, लेकिन मेरा दूसरा मन उत्सुक था। आखिर मैंने ऐप खोला और ऐप के अंदर देखकर मेरी आंखें फैलती चली गईं और मेरा दिल जैसे थम सा गया हो, क्योंकि मैंने देखा कि ऐप एक गेम था, लेकिन किसी दूसरे गेमों की तरह नहीं था जो मैंने पहले कभी खेला हो। ग्राफिक्स बहुत ही रियलिस्टिक थे और खेल का उद्देश्य एक हॉन्टेड घर के भीतर छिपी विभिन्न वस्तुओं को खोजना था। भयानक संगीत और ध्वनि प्रभावों से केवल डरावनेपन का एहसास हो रहा था, लेकिन जिस बात ने मेरा ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया वह स्क्रीन के शीर्ष पर लिखा नाम था, मेरा अपना नाम। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस खेल को मेरा नाम कैसे पता चला। मैंने ऐप बंद कर दिया और वापस सोने की कोशिश करने लगा, यह सोचकर कि यह सब सिर्फ एक विचित्र सपना था। लेकिन अगली सुबह भी मैं अपने अंदर की बेचैनी को महसूस कर सकता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मैंने खुद को खेल के प्रति अधिक से अधिक आकर्षित पाया। यह एक नशे की लत की तरह और लगभग सम्मोहक था। मैं खेलना बंद नहीं कर सका, भले ही मुझे पता था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। खेल को मेरे बारे में सब कुछ पता था, ऐसी चीज़ें भी जो मैंने पहले कभी किसी के साथ शेयर नहीं की थी। ऐसा था जैसे गेम मेरे दिमाग को पढ़ रहा था। ये मेरे लिए एक बेहद डरावना अनुभव था जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। एक रात जब मैं गेम खेल रहा था, मुझे एक अननोन नंबर से एक मैसेज मिला। इसमें लिखा था, खेल का आनंद ले रहे हैं। मैसेज देखकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मुझे लगा कि जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने तुरंत अपने कमरों में चारों ओर देखा, पर कमरे में घुप अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। मैंने तुरंत ऐप को डिलीट कर दिया और इसे फिर कभी नहीं चलाने का निर्णय लिया। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। ऐसा लगता था कि खेल का अपना एक जीवन है और यह बेतरतीब ढंग से
मेरे फ़ोन पर फिर से दिखाई देगा। हर बार जब मैं इसे डिलीट कर देता तो वह वापस से अपने आप इंस्टॉल हो जाता और अननोन नंबरों से मैसेज आना जारी रहे। हाँ, अगला मैसेज अधिक से अधिक डरावना होता जा रहा था। जब मैं अकेले रहता था तब भी मुझे ऐसा लगता जैसे कि कोई मुझ पर नज़र रखे हुए है। मैं किसी की फुसफुसाहटें सुनता और मुझे आंखों के कोने से किसी का छाया भी दिखने लगा था, पर जब मैं पलट कर देखता तो वहाँ कोई भी नहीं होता था। डर से मेरी हालत पतली हो रखी थी और मेरी नींद भी उड़ चुकी थी। मुझे पता था कि मुझे इस रहस्य की तह तक जाना होगा, इसलिए मैंने गेम पर कुछ रिसर्च करने का फैसला किया। लेकिन मुझे निराशा तब हुई जब मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, मानो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। मैंने फ़ोन कंपनी से संपर्क करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने दावा किया कि उस विशिष्ट मॉडल के फ़ोन को कभी बेचा ही नहीं गया और उसके बेचने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, खेल और डरावने मैसेजेस मुझे परेशान करते रहे। मुझे लगा जैसे मैं नियंत्रण खो रहा हूँ और मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। मैंने अपनी स्थिति के बारे में एक करीबी दोस्त को बताया तो उसने मुझे सुझाव दिया कि मुझे किसी तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए। मुझे संदेह था, लेकिन मैं हताश भी था। मुझे तांत्रिकों पर भरोसा नहीं था, लेकिन मैं इतना हताश हो चुका था कि मैंने तांत्रिक से मिलने की सोची। जब मैं तांत्रिक से मिला तो उसने मुझे बताया कि मोबाइल शापित है और खुद के मुझसे जोड़ लिया है। उसने कहा कि खेल के भीतर एक आत्मा फंसी हुई थी और वह मुझे आज़ाद होने की कोशिश के लिए इस्तेमाल कर रही थी। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, एक खेल को कैसे शापित किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही उसने आत्मा की कहानी को समझाना शुरू किया, चीज़ें ठीक होने लगीं। आत्मा एक युवा लड़की की थी जो एक बार किसी छुट्टियों में कहीं जाते वक्त गाड़ी में बैठ के गेम खेल रही थी और हिट और रन दुर्घटना में मारी जा चुकी थी। चूँकि उसकी मौत गेम खेलते वक्त हुई थी, उसकी आत्मा उसी गेम में फंस कर रह गई थी और अब वह आत्मा इस गेम का इस्तेमाल मुझसे कम्युनिकेट करने और दूसरी तरफ जाने का रास्ता खोजने के लिए कर रही थी। तांत्रिक ने मुझे आत्मा को मुक्त करने में मदद करने के लिए कुछ कार्य दिए, जिसमें खेल के माध्यम से उससे बात करना और उसके लिए प्रसाद छोड़ना शामिल था। मैंने आत्मा से छुटकारा पाने की उम्मीद में वैसा ही किया जैसा तांत्रिक ने मुझे बताया था, लेकिन हालात बिगड़ते चले गए। फ़ोन कॉल और टेक्स्ट मैसेजेस बढ़ने लगे और मुझे अपने सपनों में उस युवा लड़की का चेहरा दिखाई देने लगा। वह मुझसे उसकी मदद करने की गुहार लगा रही थी, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी मैं उससे गेम से मुक्त नहीं कर सका। हालात खराब होते जा रहे थे। तभी मुझे एक दिन फिर से एक अननोन नंबर से एक मैसेज मिला, जिसमें कहा गया था, खेल में शामिल हो या परिणाम भुगतें। मुझे लगा कि मेरे पास गेम को फिर से खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस बार गेम अलग था। यह अब छिपी हुई वस्तुओं की सरल खोज नहीं थी। यह पहेली और डर की भूल भुलैया थी और बचने का एकमात्र तरीका इसे पूरा करना था। मुझे आतंक की दुनिया में फेंक दिया गया था, जिसमें उस लड़की का भूत मेरा मार्गदर्शन कर रहा था। जैसे ही हम गेम के अंतिम चरण में पहुंचे, मुझे एहसास हुआ कि उसे सही मायने में मुक्त करने का एकमात्र तरीका अपने जीवन का त्याग करना था। खेल मुझसे जुड़ चुका था और अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका हमारे बीच के बंधन को तोड़ना था। आंखों में आंसू लिए मैंने अपना निर्णय लिया। मेरे ऐसा सोचते ही गेम की स्क्रीन खाली हो गई और मुझे केवल उस युवा लड़की की आवाज़ सुनाई दी, धन्यवाद। और फिर मुझे महसूस हुआ कि मुझे बहुत जोर का बिजली का झटका लगा। उसके बाद जब मेरी आंखें खुलीं तो मैं अपने चिंतित परिवारजनों और दोस्तों से घिरा हुआ अस्पताल में उठा। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे पड़ोसियों ने जब मेरी चीख सुनी तो पुलिस को बुलाया और जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो मुझे मेरे बेड में बेहोश हालत में पाया गया और तुरंत हॉस्पिटल ले आए। थोड़ी सी भी देर हो जाती तो मेरा बचना मुश्किल था। डॉक्टरों को ऐसा लग रहा था कि मेरी ये हालत बिजली का एक जोरदार झटका लगने से हुई है, लेकिन मुझे पता था कि क्या हुआ था।
आखिरकार मैंने आत्मा को मुक्त कर दिया था, लेकिन अपनी जान की कीमत पर। लगभग 2 महीने के बाद जब मेरी तबीयत ठीक हुई और मैं हॉस्पिटल से घर आया तो मैं अद्भुत शांति की भावना को महसूस कर रहा था। आखिरकार मुझे भूत से आज़ादी जो मिल चुकी थी और मैं शापित मोबाइल गेम से मुक्त हो चुका था। लेकिन मुझे अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था कि वो आत्मा वास्तव में मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। उसकी कहानी हमेशा के लिए मेरे जीवन का हिस्सा बनकर रहेगी और मैं हमेशा अपने मोबाइल फ़ोन की भयानक यादों और उस शापित गेम के अनुभव से परेशान रहूँगा जिसने लगभग मेरी जान ही ले ली थी। तो दोस्तों, ये थी अमित जी की आप बीती। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ये कहानी समंथा जी ने हमसे शेयर की है। ये घटना उनके साथ 1998 में कानपुर में घटी थी। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों याद दिला दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए हर फ्राइडे को लेकर आऊँगा एक नई कहानी। और अगर आपको ये कहानी पसंद हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं ये कहानी समंथा जी के नज़रिए से। जब भूतिया कहानियों की बात आती थी तो समंथा हमेशा संदेह में रहती थी। उसने अपने दोस्तों की भूत कहानियों को केवल कल्पना के अलावा और कुछ नहीं बताया और किसी भी ऐसी चीज़ पर विश्वास करने से इनकार कर दिया जिसे वह देख या छू नहीं सकती थी। लेकिन यह सब बहुत जल्दी ही बदलने वाला था। उनके 16वें जन्मदिन पर उन्हें अपनी चाची से उपहार के रूप में एक पुराना नोकिया फ़ोन मिला। समंथा शुरू में अपने नए फ़ोन को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। यह फ़ोन अपने रेट्रो डिज़ाइन और मजबूत निर्माण के लिए एक अनूठा मोबाइल था। वह उत्सुकता से इसका उपयोग करने लगी, अपने दोस्तों और परिवार को मैसेज करने लगी और विभिन्न ऐप डाउनलोड करने लगी। फ़ोन उसे तब तक ठीक ठाक लग रहा था जब तक उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन अपने मैसेजेस को स्क्रॉल करते समय वह 2 अननोन नंबरों के बीच हुए मैसेजेस को देखकर ठिठक गई। मैसेजेस डरावने और परेशान करने वाले थे। मैसेजेस में भूत पिशाच और आत्माओं जैसी चीज़ों पर चर्चा की गई थी। समंथा ने इसे प्रैंक समझकर मैसेजेस को डिलीट कर दिया, लेकिन उस दिन से उसके साथ अजीबोगरीब बातें होने लगी। इसकी शुरुआत छोटी छोटी गड़बड़ियों से हुई, जैसे फ़ोन का फ्रीज हो जाना या अपने आप बंद हो जाना। समंथा ने सोचा कि फ़ोन ख़राब हो गया है, इसलिए वह उसे रिपेयर कराने के लिए एक दुकान पर ले गई। हालांकि इसे ठीक करने के बाद भी फ़ोन अजीब तरीके से काम कर रहा था। वह जब तब अपने आप बजने लगता था और जब समंथा उसे आंसर करती थी तो उसे दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी की आवाज़ सुनाई देती थी। समंथा चिंतित होने लगी थी, लेकिन फिर भी उसने सुपरनैचुरल पावर में विश्वास करने से इनकार कर दिया। पर जब उसे अननोन नंबरों से डरावने मैसेजेस मिलना शुरू हुए तो उसकी रूह कांप उठी। फुसफुसाती डरावनी आवाज़ें उससे रहस्यों और ज्ञान को प्रकट करने का वादा करती, लेकिन अगर वह केवल सुनने को तैयार हो तो। जल्दी ही समंथा को ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई हर समय उस पर नज़र रखे हुए हो। अब उसे अजीबोगरीब आवाज़ों के साथ साथ चलती हुई छायाएं भी दिखने लगी। धीमे धीमे वह डरी डरी और अकेले में रहने लगी और अपने दोस्तों से भी दूर होती चली गई। एक रात जब वह अपने फ़ोन का उपयोग कर रही थी तभी समंथा को अचानक बिजली का एक झटका महसूस हुआ। फ़ोन की स्क्रीन हिल गई और स्क्रीन पर एक नाम दिखाई दिया, एमिली। उसने तुरंत नाम को उस महिला के रूप में पहचाना जो इस फ़ोन की पुरानी मालकिन थी। एमिली कई साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी और किसी को नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ था। समंथा की रूह कांप उठी थी क्योंकि उसने इस एमिली के साथ एक अजीब संबंध महसूस किया। जब उसने एमिली पर रिसर्च किया तो पाया कि एमिली भूत प्रेतों में विश्वास करती थी और उसे इनके साथ बात करने के नए तरीके खोजने का जुनून था। जब वह एमिली पे और रिसर्च करती है तो उसको पता चलता है कि एमिली के दोस्तों ने उसे वह फ़ोन उसके 16वें जन्मदिन पर उपहार में दिया था। उनका मानना था कि फ़ोन शापित था और इसका एमिली के अचानक गायब होने से कुछ लेना देना था। ऐसी अफवाह थी
कि एमिली को इसी फ़ोन के माध्यम से एक आत्मा द्वारा संपर्क किया गया था और यही कारण है कि वह रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। डर और जिज्ञासा से भरी समंता ने अपने फ़ोन का मैसेजिंग ऐप खोला और हेलो एमिली टाइप किया। उसे आश्चर्यचकित करते हुए तुरंत जवाब मिला। मैसेजेस कंफ्यूजिंग और बेतुके थे। फ़ोन उन्हें बिना कुछ लिखे भेजता रहा, मानो फ़ोन का अपना दिमाग था। समंता एमिली को संदेश भेजते रहने की अपनी इच्छा को रोक नहीं सकी, भले ही वह जानती थी कि वह अपनी सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। अगले कुछ दिनों में उसे अज्ञात नंबरों से संदेश मिलने लगे और वह एमिली के साथ एक बंधन महसूस करने लगी थी। वह एमिली की आत्मा के साथ मैसेजेस करने लगी। वह उससे मृत्यु के बाद के जीवन और एमिली के ठिकाने के बारे में सवाल पूछती थी। एक रात एमिली से बात करते हुए समंता ने उससे पूछा कि क्या वह अपने परिजनों की आत्माओं को देख सकती है। तभी उसके फ़ोन की स्क्रीन ब्लैंक हो गई और फिर उसे अपनी स्क्रीन पर अपने दादा की तस्वीर दिखाई दी। यह देखकर समंता डर से कांप उठी, क्योंकि उसने अपनी स्क्रीन पर सालों पहले मरे हुए अपने दादा को उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। अब समंता को एहसास हो चुका था कि एमिली सच बोल रही है और यह जानकर समंता की आंखों से आंसू बह निकले। उस रात से समंता और एमिली में बातचीत रोजाना होने लगी। उसे आत्मा से बात करने और अपने जीवन के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगने लगा था और एमिली हमेशा चाहती थी कि कोई उसकी बातें सुने और समंता उसके लिए एकदम सही श्रोता थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, चीज़ें बदलती गईं। समंता के सपने एमिली की आवाज़ों से और भी खौफनाक होते चले जा रहे थे और उससे उसके मरने के बाद के जीवन में शामिल हो जाने को कह रहे थे। एक दिन जब समंता एक बुरा सपना देखकर जागी तो खौफ से उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसके शरीर पर खरोंचों और चोटों के निशान लगे हुए थे। वह जानती थी कि एमिली की आत्मा हर गुजरते दिन के साथ अधिक बेचैन और ख़तरनाक होती जा रही है। समंता जानती थी कि उसे एमिली के साथ बात करना बंद करना होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वह अब तक आत्मा के साथ एक बंधन बना चुकी थी। अब वह आत्मा अब उससे अलग नहीं होने दे रही थी। फ़ोन समंता को हर वक्त एमिली की उपस्थिति का एहसास दिलाने लगा और समंता चाह कर भी उससे छुटकारा पाने में असमर्थ थी। एक दिन जब समंता नहा रही थी तो उसे अपने बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। वह घर पर अकेली थी और दूसरा एकमात्र व्यक्ति जिसके पास उस घर की चाबी थी वह उसकी माँ थी, जो काम पर गई हुई थी। दस्तक को नज़रअंदाज करते हुए समंता ने नहाना जारी रखा, लेकिन दस्तक तेज और लगातार होती गई। तब समंता को एमिली की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी, जो उसका नाम फुसफुसा रही थी और उससे बाहर आने के लिए कह रही थी। भयभीत और डरी हुई समंता ने तुरंत शावर बंद कर दिया और एक तौलिया लपेट लिया। जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो उसका स्वागत हवा के बर्फीले झोंके और उसके कमरे की ओर जाने वाले खून के निशान से किया गया। डर और भय से कांपती हुई समंता ने जब उस खून के बने निशानों का पीछा किया और अपने कमरे में पहुंचकर जो देखा उससे उसके खून को ठंडा कर दिया और डर से उसकी रूह भी कांप उठी। उसने देखा कि उसका फ़ोन खून से लटपट उसके बिस्तर पर पड़ा था। स्क्रीन पर लिखा था, जॉइन मी। दहशत में समंता ने फ़ोन उठाया और तुरंत अपनी खिड़की से बाहर फेंक दिया। उस दिन के बाद से समंता ने दोबारा वह शापित फ़ोन कभी नहीं देखा और उसे उम्मीद थी कि वह फ़ोन उसकी ज़िंदगी में दोबारा वापस नहीं आएगा। उस दिन से समंता का भूत प्रेतों में विश्वास हो गया। वह जानती थी कि फ़ोन हॉन्टेड था और एमिली की आत्मा उसके साथ बात करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उसने अपने अनुभव को पीछे मुड़कर देखा, उसने महसूस किया कि चेतावनियाँ और डरावने संदेश सभी संकेत थे उसे आने वाले खतरे से सावधान करने के और उसे उन्हें सुनना चाहिए था। तो दोस्तों, इसी के साथ समंता जी की कहानी ख़त्म होती है। हम उम्मीद करते हैं कि वो हॉन्टेड मोबाइल फ़ोन समंता जी की ज़िंदगी में दोबारा कभी ना आए। तो दोस्तों, कभी भी ऊपरी शक्ति को कम न समझें, उनसे सावधान रहें और बहुत सोच समझ कर कुछ चाहें। समंता की किस्मत तो अच्छी थी जो उसकी जान बच गई, पर हो सकता है आपकी किस्मत आपका साथ ना दे।
मरने के बाद के रहस्यों को रहस्य ही रहने दिया जाए तो बेहतर होगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी कहानी की ओर। ये कहानी हमसे शेयर की है अंकित जी ने। अंकित जी के साथ ये घटना 1990 में हुई थी। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों याद दिला दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए हर फ्राइडे को लेके आऊँगा एक नई कहानी। और अगर आपको ये कहानी पसंद हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। ये कहानी मैं आपको अंकित जी के नज़रिए से ही सुनाऊंगा। अंकित का फ़ोन फिर से बजने लगा। उसका तीखा स्वर रात की भयानक खामोशी को तोड़ रहा था। वह घबराहट में अपने फ़ोन के पास पहुंचा। उसकी आंखें नींद से भरी हुई थीं। कॉल एक अननोन नंबर से था। सुबह के 2 बज रहे थे और वह कॉल लेने के मूड में बिल्कुल नहीं था, खासकर किसी अननोन नंबर से। लेकिन किसी बात ने उसे कॉल का जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया। जब उसने कॉल आंसर किया तो दूसरी तरफ से एक आवाज़ फुसफुसाते हुए बोली, मेरी मदद करो, मैं फंसी हुई हूँ। अंकित लड़खड़ाता हुआ बिस्तर पर बैठ गया। वह इस आवाज़ के खौफ से पूरी तरह से जाग चुका था। आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन वह पहचान नहीं पा रहा था कि वह किसकी आवाज़ है। उसने डर और जिज्ञासा के एक अजीब मिश्रण के साथ कांपते हुए पूछा, कौन? यह कौन है? मैं प्रिया हूँ, तुम्हारी पूर्व प्रेमिका। भूल गए मुझे? दूसरी ओर से आवाज़ आई। ये आवाज़ सुन के अंकित का मन कुछ देर के लिए प्रिया की यादों में भागता चला गया, जो उसके जीवन का प्यार थी। लेकिन उसका रिश्ता 3 साल पहले दुखद रूप से समाप्त हो गया था, जब प्रिया अचानक गायब हो गई थी। अंकित ने महीनों तक उसकी तलाश की, लेकिन वह कभी नहीं मिली। प्रिया, क्या सचमुच तुम ही हो? अंकित का दम घुटने लगा। उसकी आवाज़ भावना से कांप रही थी। हाँ अंकित, मैं फंस गई हूँ और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कृपया कल आधी रात को समुद्र तट के पास वाले पुराने अबैंडन घर में आना। फोन कटने से पहले उसने तुरंत फुसफुसाया। अंकित अविश्वास और डर से अपने फ़ोन को देख रहा था। क्या यह किसी तरह का क्रूर मजाक था, या प्रिया वास्तव में दूसरी तरफ से उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी? वह उसकी निराशा भरी आवाज़ और उसके अनुरोध को नज़रअंदाज नहीं कर सका। कोई विचार किए बिना उसने अगली रात उस अबेंडन घर में जाने का फैसला किया। अगले दिन अंकित किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। वह तो बस प्रिया के विचारों और भयानक फ़ोन कॉल में खोया हुआ था। जैसे ही रात के 11:45 बजे वह समुद्र तट के पास अबेंडन घर की ओर निकल पड़ा। सड़कें सुनसान थी और हवा भयानक रूप से आवाज़ें कर रही थी, जिससे अंकित गर्म कपड़े पहने होने के बावजूद कांप रहा था। जब वह घर के सामने पहुंचा तो अंदर जाने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। घर बहुत भव्य था। इसकी खिड़कियां ऊपर चढ़ी हुई थीं और एक समय का मकान पे किया हुआ मनमोहक रंग अब फीका पड़ गया था और जगह जगह से निकल रहा था। सावधानी से अंदर कदम रखते हुए अंकित का दिल धड़क रहा था। घर के अंदर का हिस्सा उतना ही डरावना था जितना कि बाहर का। दीवारों पे लगा हुआ वॉलपेपर जगह जगह से निकल रहा था और लकड़ी की बनी जमीन उसके चलने से चरमराहट की आवाज़ें कर रही थी। जैसे ही वह घर में आगे बढ़ा, अंकित ने कुछ अजीब फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनी। जब उसने उस फ़ोन की घंटी की आवाज़ का पीछा किया तो उसने अपने आप को एक पुराने रोटरी फ़ोन के सामने खड़ा पाया, जिसका रिसीवर हुक से लटका हुआ था। बिना ज़्यादा सोचे समझे उसने रिसीवर को उठाया और सुना। वह फिर से प्रिया की आवाज़ थी, लेकिन इस बार वह डरी हुई और दूर लग रही थी। अंकित, तुम आ गए। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा मोबाइल ढूंढ लो। भ्रमित और डरे हुए अंकित ने पूछा, क्या? कैसा श्राप प्रिया? और तुमको अपने मोबाइल की आवश्यकता क्यों है? मैं अभी समझा नहीं सकती, बस मेरा विश्वास करो अंकित। कृपया मेरा मोबाइल ढूंढो और कल आधी रात को समुद्र तट पर अपने साथ ले आओ। यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं इस जगह को छोड़ पाऊंगी। प्रिया की आवाज़ लाइन के कटने से पहले ही फीकी पड़ गई। अंकित अब प्रिया का मोबाइल खोजने में लग गया।
उसने उस पुराने घर के हर कमरे में तलाश किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। जब वह हार मानने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र लिविंग रूम के कोने में एक छोटे से दरवाजे पे गई। वह पर्दे के पीछे मुश्किल से दिखाई दे रहा था, जैसे कि इसे जानबूझकर छुपाया गया था। अंकित ने दरवाजे को धक्का दिया तो वह एक आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर का दृश्य देख के उसके दिल की धड़कन जैसे रुक गई थी। यह कमरा पुराने मोबाइल फ़ोन के एक कब्रिस्तान की तरह था, लेकिन फिर उसकी नज़र एक जाने पहचाने फ़ोन पर पड़ी। यह प्रिया का फ़ोन था। फ़ोन उठाते ही उसे ऐसे लगा जैसे एक ठंडी हवा की लहर उसके जिस्म से बह रही हो। बिना खिड़की वाले कमरे में होने के बावजूद फ़ोन बहुत ही ठंडा था। वह जल्दी से उस भूतिया घर से बाहर निकल गया। उसका मन सवालों और डर की कश्मकश में फंसा हुआ था। अगली रात अंकित प्रिया का फ़ोन लेकर समुद्र तट पे गया। उसके पैर ठंडी गीली रेत में डूब रहे थे। उसने प्रिया का मोबाइल अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था। जैसे ही आधी रात हुई, घना कोहरा आने लगा, जिससे अंकित के लिए कुछ भी देख पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। उसने दूर से अपना नाम पुकारते हुए एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनी। अंकित, समय आ गया है। तुम्हारे पास मेरा मोबाइल है। अब तुम्हें अभिशाप को तोड़ने के लिए इसे समुद्र में फेंक देना चाहिए। प्रिया की आवाज़ उसके कानों में गूंजी और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने मोबाइल को समुद्र में फेंक दिया। अचानक कोहरा उठ गया और अंकित के सामने एक आकृति दिखाई दी। वह प्रिया थी। वह अभी भी उतनी ही सुंदर लग रही थी जितनी उसे याद थी। प्रिया को देखकर अंकित की आंखों में आंसू आ गए। प्रिया ने अंकित को उस अभिशाप को तोड़ने के लिए धन्यवाद दिया। उस अभिशाप ने उसे इतने वर्षों तक उस भूतिया घर में फंसा रखा था। उसने बताया कि 1 साल पहले जब वे समुद्र तट पर थे तो उसने गलती से अपना मोबाइल समुद्र में गिरा दिया था। फ़ोन किनारे पर बह गया था और कुछ स्कूल के छात्रों के एक समूह द्वारा पाया गया था, जो स्क्रीन पर दिखाई देने वाले अजीब और भयानक संदेशों से चिंतित थे। वे फ़ोन को उस भूतिया घर में ले आए थे, यह सोचकर कि यह मोबाइल भी भूतिया है, और वहाँ से इस हॉन्टेड मोबाइल की कहानी शुरू हुई। लेकिन यह महज इत्तेफाक नहीं था। मोबाइल हॉन्टेड था और जो कोई भी उससे आने वाली कॉल का जवाब देता था वह हमेशा के लिए उस भूतिया घर में फंस जाता था, जब तक कि अभिशाप टूट नहीं जाता था। प्रिया महीनों से अंकित से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब तक उसने उसके कॉल का जवाब नहीं दिया था। श्राप टूटने के साथ ही प्रिया की आत्मा भी आज़ाद हो गई और वह समुंदर में वापस समा गई। उसने समुंदर में गायब होने से पहले एक बार फिर अंकित का धन्यवाद किया। अंकित वहाँ पर अकेला रह गया था, उस स्थान को देख रहा था जहाँ प्रिया गायब हो गई थी। जैसे ही वह घर पहुँचा, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हुआ था आज उसके साथ। यह सब एक सपने की तरह लग रहा था, लेकिन हॉन्टेड फ़ोन और रहस्यमय फ़ोन कॉल बिल्कुल वास्तविक थे। अंकित ने फिर कभी अज्ञात कॉल का जवाब नहीं देने की कसम खाई, लेकिन वह प्रिया को शांति दिलाने में मदद करने के लिए बहुत ही खुशी महसूस कर रहा था। उस दिन से समुद्र तट के पास बने अबेंडन घर में हॉन्टेड मोबाइल से होने वाली घटनाएं अब बंद हो गई थीं। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी आज की कहानियाँ हॉन्टेड मोबाइल्स के ऊपर। आपको ये कहानियाँ कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।